रफ्तार ऐसी जो हैरान कर दे, वार ऐसा जो दिल दहला दे, चीते को चुनौती देती फुर्ती, किसी बाज की तरह सटीक निशाना, परिंदों सा करतब करते लड़ाके, जो राज करें इस नीले आसमां पर, जिसकी चौकसी में महफूज रहें सरहदें और उठने से पहले ही झुका दें नजर दुश्मन की, जिस पर यकीन करेगा हिंदुस्तान, वही कहलाएंगे वतन के रखवाले। नमस्कार, मैं सुशील बहुगुणा। जितना बड़ा देश उतनी बड़ी जरूरत और उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी। बात 1.25 अरब लोगों की सुरक्षा की है, लिहाजा पूरे सोच विचार के बाद फ्रांस के मीडियम मल्टीरोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट राफेल को ही भारत की सुरक्षा जरूरतों पर खरा पाया गया है। देश के इस सबसे बड़े रक्षा सौदे पर फ्रांस के साथ अगले 6 महीने में मुहर लग जाएगी। इसके तहत 126 राफेल फाइटर जेट खरीदे जाएंगे। करीब 50,000 करोड़ के ये लड़ाकू विमान अगले 10 साल में भारतीय एयरफोर्स की फ्रंटलाइन बन जाएंगे। अमेरिकी एयरफोर्स का F-16, अमेरिकी नेवी का F-18, रूस का MiG-35, स्वीडन का ग्रीपेन, फ्रांस का राफेल और यूरोप का यूरोफाइटर। देश की सबसे बड़ी डिफेंस डील के लिए मुकाबला बड़े कांटे का था, लेकिन जीत तो हमेशा से किसी एक की ही होती आई है। खुले आसमां का शहंशाह और हर लिहाज से बेजोड़ ये फ्रांस का बना राफेल है, जो अब बनेगा भारत के आसमान का रखवाला। सिर्फ 10 साल पुराने इस लड़ाके की गिनती आज के दौर के बेहतरीन लड़ाकू विमानों में होती है। करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, जो दुश्मन को सोचने समझने का भी वक्त नहीं देती। चाहे दुश्मन की सीमा में घुसकर दूर तक मार करने का मसला हो या अपने ऊपर हो रहे वार का मुंहतोड़ जवाबी हमले का मौका, राफेल से टकराने पर मात ही मिलेगी। राफेल एक साथ ही हवा और जमीन दोनों तरह के टारगेट पर हमला कर सकता है। इसके मॉडर्न सेंसर्स काफी पावरफुल हैं, जिसके दम पर हर चीज की सही वक्त पर सटीक जानकारी मिल जाती है। राफेल पर लगी मिसाइलें दुश्मन के गढ़ में घुसकर उन्हें तबाह करने की ताकत देती हैं। बेहद ताकतवर सिग्मा इंजन की वजह से महज 10 टन वजन के राफेल को 14 टन हथियार लेकर उड़ने में कोई परेशानी नहीं होती। साथ ही इस पर लगी एक खास गन 1 मिनट में 250 राउंड फायर कर सकती है। कॉकपिट के मामले में भी राफेल आज की पीढ़ी का लड़ाका है। एक छोटे से सुपर कंप्यूटर से लैस राफेल
पायलट की ज्यादातर मुश्किलें खुद संभालता है ताकि वो आराम से दुश्मनों का सफाया कर सके। उस पर से निशाना इतना सटीक कि चूक की जरा से भी गुंजाइश नहीं बचती। राफेल के जरिए हर तरह के न्यूक्लियर वॉरहेड भी ले जाए जा सकते हैं। खास बात तो ये है कि राफेल सिर्फ कहानियों में ही नहीं बसता, अफगानिस्तान में ये अपना जलवा दिखा चुका है और लीबिया में हुए ऑपरेशन में भी अहम भूमिका निभा चुका है। लेकिन फ्रांस के अलावा भारत पहला देश होगा जिसके पास होगा राफेल। देश के आसमान की पहरेदारी किसे सौंपी जाए, इसका फैसला करना बहुत आसान भी नहीं था। शुरुआत 6 फाइटर से हुई जो आखिर में 2 तक रह गई। अंत में मुकाबला था फ्रांस के राफेल और यूरोप के यूरो फाइटर के बीच। इन दोनों में कांटे की टक्कर रही, लेकिन आखिरी दौर में राफेल यूरो फाइटर पर भारी पड़ गया। ये यूरो फाइटर है जिसे दुनिया टाइफून के नाम से भी जानती है। आसमां में किसी बवंडर के जैसा लहराता, करतब दिखाता और आग बरसाता फौलादी जांबाज, एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो फुल स्विंग रोल कैपेबिलिटी से लैस है और अचूक निशाने जो टारगेट के तबाह होने की तस्दीक करते हैं। यूरो फाइटर की यही काबिलियत हवा और जमीन दोनों पर सबसे खतरनाक बनाती है। वैसे है भी ये अपनी कैटेगरी में सबसे नया, जो पहली बार 2003 में आया। एक बेहद आधुनिक कॉकपिट जिसमें बैठे पायलट की जिम्मेदारी सिर्फ अपने मिशन को अंजाम देने की होती है, न कि प्लेन उड़ाने की। फ्लाइट कंट्रोल का काम तो यूरो फाइटर के कंप्यूटर ही कर लेते हैं। इतने पर भी कभी पायलट को लगे कि हालात बेकाबू हो रहे हैं तो जरूरत सिर्फ एक बटन दबाने भर की है और फिर आउट ऑफ कंट्रोल की हर मुश्किल खत्म हो जाएगी। ग्यारह टन का यूरो फाइटर अगर अपने साथ 12 टन गोला बारूद लेकर उड़ता है तो हैरान मत होइए। ये 4 देशों की मिलीजुली ताकत है जो यूरोजेट इंजन बनकर चुनौती दे रहा है। अपने इसी इंजन के दम पर ये 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर कहर बनकर टूटता है और इसके पहले कि वो करवट बदलें उन्हें नेस्तनाबूद कर हवा हो जाता है। कार्बन कंपोजिट की बनी हल्की और मजबूत बॉडी न सिर्फ इसका वजन कम करती है बल्कि कलाबाजियां खाने की भी छूट देती है। दुनिया की इस सबसे बड़ी डिफेंस डील पर सबकी निगाहें टिकी थीं। यह सौदा किसी मंदे चल रहे धंधे को उबार सकता है। यही वजह है कि इस डील को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी पूरा जोर लगाया था। लेकिन रेस से जो कंपनियां बाहर हुई, उनके बाहर होने के पीछे भी पुख्ता वजह रही। अमेरिकन एयरफोर्स का F-16 लड़ाकू विमान और अमेरिकन नेवी का F-18। F-16 लॉकहीड मार्टिन कंपनी बनाती है तो F-18 बोइंग का है। कंपनियां अलग अलग हैं, लेकिन रिश्ता जुड़वा भाइयों वाला। अमेरिका को उम्मीद थी कि इन दोनों में से कोई तो कामयाब होगा, लेकिन नाम और काम में फर्क होता है। कोई निराश हो या ना हो, हमने अपना काम जो हमारे पे सौंपा गया था गवर्नमेंट ने वो कर दिया। उसमें तो कोई किसी को शक बक नहीं होना चाहिए। As far as satisfied or dissatisfied is concerned, when you select one aircraft,
It always happens that other people are dissatisfied. So there is nothing wrong with our selection process. It is a human failing. दरअसल करीब 30 साल पुराने इन जहाजों में से कोई भी भारत की जरूरतों पर फिट नहीं बैठा और ना ही ट्रायल के दौरान वायुसेना के मापदंडों पर खरा उतरा। विमानों का ट्रायल राजस्थान की तपती गर्मी में हुआ तो लद्दाख की जमा देने वाली ठंड में भी इसकी उड़ानें भरी गईं। हमारे पास जो टेस्टिंग पॉलिसी है उसमें 650 करीब पॉइंट्स है और हमने जब टेस्टिंग किया और जो टेस्टिंग हमने जो क्वालिफिकेशंस दिया था उन क्वालिफिकेशंस में F-16 और F-18 मेरे ख्याल में जो आप कह रहे हैं अमेरिकन है वो शायद पास नहीं कर पाए। दोनों ही विमानों के साथ एक बुनियादी बंदिश भी है। बीते 30 सालों में अब ये बदलाव की उस हद तक पहुंच चुके हैं कि आगे और कुछ भी करने की गुंजाइश उनमें नहीं बचती। लेकिन इतने पर भी अमेरिका को अपनी रणनीति पर भरोसा था कि कूटनीतिक दखल के दम पर ही सही बाजी उसके ही हाथ लगेगी। भारत दौरे पर आए अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा भी डील की पैरवी करने से नहीं चूके। लेकिन F-16 को लेकर सवाल ये उठता रहा कि क्या वो भारत के हक में बेहतर रहेंगे जब पाकिस्तान के पास वो पहले से मौजूद रहे हों। रही बात F-18 की तो बुनियादी सवाल ये है कि जिसका इस्तेमाल खुद अमेरिका अपनी नौसेना में कर रहा हो वो भारत की वायुसेना के लिए बेहतरीन कैसे हो सकता है। F-16 कौन से जमाने में बना था, F-18 कौन से जमाने में, उसमें बहुत कुछ अपग्रेड जरूर किया गया और उनमें जो अभी टेक्नोलॉजी है वो भी अच्छा है, बुरा नहीं है। परंतु ये बात है उन जहाजों में मेरे ख्याल में ग्रोथ पोटेंशियल और नहीं है। साथ ही अमेरिकी कंपनियों का जोर ऐसे समझौते पर था जिसके तहत वो कभी भी अपने विमानों की जांच कर सकें, जबकि दूसरे देशों की ओर से ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई गई। रेस से बाहर हुए 2 और विमानों में हैं रूस का MiG-35 और स्वीडन का ग्रिपेन। इनमें से MiG-35 लड़ाकू विमान अभी कमर्शियल प्रोडक्शन की हालत में है ही नहीं। इसके अलावा इसमें कोई नई तकनीक भी नहीं है। मोटे तौर पर इसे MiG-29 का अपग्रेडेड वर्जन कहा जा सकता है। बेशक रूसी जहाजों के साथ भारत का पुराना नाता रहा है, लेकिन बदले दौर में चुनौतियों को देखते हुए जरूरतें बढ़ती हैं। वहीं स्वीडिश ग्रिपेन की भी अपनी सीमाएं हैं और सिंगल इंजन के इस लड़ाकू विमान का इस्तेमाल सिर्फ स्वीडिश एयरफोर्स ही करती है। दुनिया के किसी भी देश ने अभी तक ग्रिपेन लड़ाकू विमान नहीं खरीदा है। ऐसे में भारत के लिए ये सौदा जोखिम भरा हो सकता था। कोई रिपब्लिक डे फ्लाई पास के लिए तो इतने करोड़ों के जहाज नहीं खरीद रहे हैं। हमें अपनी सिक्योरिटी के लिए एक रिक्वायरमेंट चाहिए। क्या सिक्योरिटी, ये जहाज रहेंगे हमारे पास आगे 30 साल 40 साल, तो इस 30 साल में सुरक्षा की स्थिति क्या होगी, ये ध्यान में रखकर कुछ रिक्वायरमेंट्स लिखे जाते हैं। वैसे भी फैसला वायुसेना की जरूरतों के लिहाज से लिया जाना चाहिए, न कि मौजूदा राजनीतिक और सामरिक दबावों से। बेशक जब फ्रांस का राफेल फाइटर आएगा तो भारतीय वायुसेना को नई ताकत मिलेगी, लेकिन सबसे खास बात यह है कि एयरफोर्स के मौजूदा विमानों के साथ इसका तालमेल भी बेहतर होगा। फिलहाल सुखोई के अलावा मिराज, जैगुआर और मिग सरीखे विमानों के दम पर वायुसेना देश की सरहद और आसमान की बखूबी हिफाजत करती आई है। इसका ना कोई जोड़ है ना तोड़, ये वाकई बेजोड़ है। सुखोई 30 MKI अपनी कैटेगरी में इस जैसे लड़ाके मिलने मुश्किल हैं। ठिकाने को धूल में मिलाने में उतना ही वक्त लगता है जितना पलक झपकाने में।
हालात बिगड़े तो न सिर्फ खुद को बचा लेगा, उल्टे मुंहतोड़ जवाब देकर आएगा। ये करतब नहीं करते, करामात करते हैं। सुखोई में बहुत दम है, बहुत दम है। मतलब पाकिस्तान और चीन के पास सुखोई 30 है, परंतु हमारे जैसे सुखोई 30M का आई, मतलब ये कि जिसके पास वेरिएबल नोजल्स है और कैनार्ड कॉन्फ़िगरेशन है, वो उनके पास नहीं है। भारत का ये मल्टी रोल पहरेदार बिना रिफ्यूल के 3000 किलोमीटर की दूरी तक मार करके वापस आ सकता है। रूस में बने ऐसे 140 सुखोई अभी भारतीय वायुसेना की सबसे अगली लाइन के लड़ाके हैं। तभी तो करगिल की बर्फीली चोटियों से घुसपैठियों को मार भगाना हो या हादसे में मारे गए हेलीकॉप्टर की तलाश करनी हो, सहारा सुखोई का ही होता है। और ये फ्रांस में बना मिराज करगिल जंग में बगैर सीमा पार किए ही पाक सेना के मंटो धांगो कैंप को उड़ा चुका है। ये 1 मिनट में 56,000 फीट की ऊंचाई हासिल कर सकता है। साढ़े 700 किलोमीटर दूर ठिकाने पर मार कर सकता है। रूस का बना MiG-29। इंडियन एयरफोर्स में इसकी गिनती सेकंड लाइन डिफेंस एयरक्राफ्ट में होती है। यूं तो तकनीक काफी पुरानी हो चली, लेकिन अपग्रेड कर इसे भी ताकतवर बना दिया गया। वायुसेना के पास ऐसे 70 विमानों का बेड़ा है। पुराना हुआ तो क्या, जगुआर में अब भी काफी जान बची है। काफी कम ऊंचाई पर उड़ने की काबिलियत इसे न सिर्फ रडार की जद में आने से बचाती है, बल्कि इस पर लगे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर दुश्मन के रडार को जाम भी कर सकते हैं। MiG-21 भारतीय वायुसेना की 2/3 ताकत इन्हीं जाबाजों के दम पर है। MiG-21 न सिर्फ निगरानी के काम आता है, बल्कि वक्त पड़ने पर दुश्मन पर अचूक बमबारी भी कर सकता है। वायुसेना की ताकत निगरानी और बेहतर चौकसी भी तय करती है। 400 किलोमीटर तक हर हरकत पर नजर रखने वाली इस मशीनी आंख कान को अवॉक्स कहते हैं। घर जाके सो जाओ, तोड़ देगा मुंह। बीते दिनों पड़ोसी देशों के साथ हुई उकसाने की कई कार्रवाइयों के बाद यह एहसास हो गया कि अगर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को महफूज रखना है तो इन फौलादी लड़ाकों की कारगर फौज तैयार करनी ही होगी। वैसे इसमें हर्ज ही क्या है, सिक्योरिटी फर्स्ट।